अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। तो हम देखेंगे कि चार मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उन सब का क्या मैथमेटिकल टूल क्या है, हमने उन्हें कैसे समझा हुआ है पहले। तो आगे फिर हम देखेंगे सिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, देन एसिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हमारा आज की मेन हेडिंग है, ठीक है जनाब। तो जनाब मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? आपने अब तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ा, उन सब को एक चार इक्वेशनों की मदद से समझाया जा सकता है। यानी कि पूरे इतने चैप्टर जो हैं उनको कन्फाइन कर दिया गया चार इक्वेशंस के अंदर। तो मैक्सवेल इक्वेशंस को कहा जाता है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बड़ी कामयाबी थी कि आपने पूरे कोर्स को, पूरे सब्जेक्ट को फोर इक्वेशंस में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके पास ये जो अचीवमेंट थी, आपके पास इसने वायरलेस टेलीग्राफ को बनाया, फिर रेडियो टेलीविजन में हेल्प की। आजकल आप सेल फोन्स देखते हैं, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, वाईफाई, ब्लूटूथ। तो ये सब की सब बेसिकली बैक एंड पे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है इनमें किरदार मैक्सवेल इक्वेशंस का आ जाता है, ठीक है। अब आप बेसिक अगर मैं समझाऊं इसमें है क्या, गाज आपके पास गाजीस लॉ है, एम्पेयर्स लॉ है, फैराडे लॉ, ये तो हमने पढ़ा भी हुआ था। मगर इनको जो आपस में जोड़ा गया, इनके एक साथ लिंक जब बनाए गए, तो ये बहुत एक समझ लें कि एक बहुत बड़ी कामयाबी बनी। तो उससे नई नई जहत सामने आई कि कैसे कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर विजिबल लाइट, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इसकी बहुत बड़ी कामयाब प्रेडिक्शन थी। तो जनाबे वाला, ये हमारे पास अब मैक्सवेल इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन है। तो शुरू करते हैं जनाब। पहली मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को हम कैसे समझेंगे? तो जनाबे वाला, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। क्या मतलब कि किसी भी क्लोज सरफेस में जब आपने फ्लक्स नापना हो तो वो किसके बराबर आएगा? 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। इस चीज को हमने पढ़ा हुआ है किस तौर पे? गाज लॉ के तौर पे। तो जनाब आप टूल पढ़ते हैं कि फाइव बराबर है 1/epsilon naught टोटल चार्ज, ठीक होगी बात। अब हम फाइव का एक टूल और भी पढ़ा हुआ है क्लोज सरफेस के लिए, ई डॉट डी ए। तो आपके पास लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपके पास यानी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो हम रो बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई डीवी के। क्यू किसके बराबर आ जाएगा? रो डीवी के। तो आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू प्लेस कर दो इंटीग्रल रो डीवी के साथ, ठीक होगी बात। अब हम जानते हैं फाई ई डॉट डी ए, तो आपने इस इक्वेशन में ये वैल्यू भी प्लेस कर दी है। तो ई डॉट डी ए बराबर आ चुका है 1 over एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रल रो डीवी के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो लाइन इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ एक ताल्लुक है, ई डॉट डी ए, ये लाइन इंटीग्रल है। अगर मुझे इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में देखना हो तो आप बोलोगे डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू डीवी के। अब आपके पास जो राइट पे फंक्शन, जो आपके फैक्टर आ रहा है, अगर हम उसे शिफ्ट करें लेफ्ट पे तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा और राइट पे जीरो रह जाएगा आपके पास। अब इन दोनों का अगर आप देखो तो डीवी वॉल्यूम के लिहाज से इंटीग्रल लिया जा रहा है, तो आप डीवी आपके कहोगे डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो, आप 1/epsilon naught रो बाहर ले लो तो डीवी आ जाएगा इंटीग्रल के साथ। अब मैं जानता हूं कि वॉल्यूम तो जीरो नहीं है, तो इसका अंदर जो इसका मल्टीपल फैक्टर है वो जीरो होगा। तो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर आ जाएगा 1/epsilon naught इंटू रो के। तो आप डाइवर्जेंस ऑफ ई को डेल डॉट ई के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो ये जो टूल बना, ये आपके पास कहलाता है जनाब फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक होगी बात। तो ये इक्वेशन याद रखने वाली है कि डेल डॉट ई बराबर है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब जनाब सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को जरा समझते हैं। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इससे फर्स्ट वाली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिक्र था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया कि ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो।
तो समझी बात, पिछले केस में मैंने क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स निकाला वो 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इन क्लोज था, मगर अब क्या है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा थ्रू क्लोज सरफेस वो जीरो है। क्यों? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते आपके पास। जैसे आप इस फिग में देखो कि आपको एक मैग्नेट दिखाया जा रहा है, आप एक रेड कलर में आपको एक क्लोज सरफेस दिखाई जा रही है, तो जितनी लाइंस इनटू आपके पास इस सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी वहां से एग्जिट भी कर रही हैं, तो नेट तो जीरो और फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। तो आप इस केस में भी देख सकते हो एक जिगजैग सी आपने शेप ली है, तो जितनी लाइंस एंटर हो रही थी उतनी लेफ्ट कर रही थी, तो आपके पास जनाबे वाला नेट फ्लक्स जीरो होने वाला है। ठीक होगी बात? तो जैसे ही आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो उसके साथ ही पोल डेवलप हो जाएंगे डोमेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज अब हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब बी डॉट डी ए फ्लक्स जो है क्लोज लाइन इंटीग्रल में वो जीरो आ जाएगा। हम बी डॉट डी ए को उसी तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के डाइवर्जेंस बी डॉट डी वी कर सकते हैं। अब अगेन वही बात कि वॉल्यूम तो जीरो नहीं है, तो आप कहोगे डेल डॉट बी जीरो हो जाएगा। तो आपने पिछला केस देखा था, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या थी, डेल डॉट ई वो बराबर था रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया था, और ये डेल डॉट पी इक्वल टू जीरो आ गया। तो जनाब अब आपके पास इसका नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो आ जाता है। अब मैक्सवेल की जो हमने थर्ड इक्वेशन देखनी है वो क्या है, तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमें कहती है कि भाई आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सर्किट में होती है वो किसके बराबर आती है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि किसी सर्किट में कितनी देर में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम इसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तौर पे पढ़ के आए हैं, हमने इसका टूल पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी। फाइव हम जानते हैं बी डॉट डी ए होता है, हम उसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, डी ओवर डी टी को मैंने इंटीग्रल से बाहर ले लिया है। अब जनाबे वाला आपने n यहाँ पे अगर वन ले लेंगे तो वो आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपने n1 कंसीडर किया हुआ है। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास क्या आने वाला है जनाब, हम जानते हैं ईएमएफ को ई डॉट डी एस लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ से ई डॉट डी एस को हम अगर स्टोक्स थ्योरम लगाएं तो कर्ल ई डॉट डी ए आ जाएगा, तो इसका ई डॉट डी एस की जगह कर्ल ई डॉट डी ए लिखा जा सकता है। ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट एंड जीरो हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल में दो फैक्टर आ गए, अब जवाब जीरो आ रहा है इंटीग्रल का, इसका दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना है और एरिया तो जीरो हो नहीं सकता। तो आपके पास कर्ल ऑफ ई आपके पास डी बी ओवर डी टी डॉट डी ए था, तो आपने कह दिया कि जनाबे वाला जो आपके पास ये जो ब्रैकेट वाला फंक्शन है ये इक्वल आ जाएगा किस चीज के, जीरो के आ जाएगा। तो आपने उस चीज को जीरो के इक्वलेंट मान लिया। ठीक होगी बात? तो अब आपके पास अगर मैं इसको दूसरे एंड पे ले जाऊं तो वो माइनस में आ जाएगा, तो कर्ल ई बराबर आ जाएगा नेगेटिव डी बाई डी टी के। तो हम इसे कर्ल डेल क्रॉस ई लिख सकते हैं माइनस डी बी ओवर डी टी के बराबर आ जाएगा। तो बात समझ आ गई? तो ये अब आपके पास यानी एक तरह से फैराडे लॉ को आपने इस फॉर्म में मेंशन कर दिया है, डेल क्रॉस ई बराबर आ चुका है माइनस डी बी ओवर डी टी के। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है, वो कहती है सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स टाइम मैग्नेटिक फील्ड, यानी लेंथ के टुकड़ों का जो सम आएगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू परमेबिलिटी टाइम द इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज्ड इन अ लूप। ये हमने एम्पेयर्स लॉ की एक तरह से स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा मेंशन की है, तो आप इसे लिख सकते हो बी डॉट डी एस। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, डी एस एक छोटा पैच है, सारे पैचेस को जमा करोगे तो एक क्लोज पाथ बन जाएगा आपके पास, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपने सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स को इंटीग्रल से ले लिया टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, आपने उसे डॉट ले लिया बी डी के साथ। डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने वो लेनी है जो करंट की सिमत में आए, यानी जिस सिमत में पाथ जा रहा होगा उसी सिमत में बी जा रही होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में तभी आएगी। तो आपके पास इक्विवेलेंट आएगा, ये चीज इक्वल होगी किस चीज के, परमेबिलिटी टाइम्स द करंट, तो म्यू नॉट आई को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बी डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एस कॉस थीटा के तौर पे,
तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ये किया है। तो बी डॉट डी एस म्यू नॉट आई, आई जो आपके पास इनक्लोज जे डॉट डी ए आ जाएगा, तो आई की जगह हम जे डॉट डी ए मैंशन कर देंगे। अब बी डॉट डी एस है, अगेन यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम मैंशन करेंगे, तो डेल क्रॉस बी डॉट डी ए आ जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड पे ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि भाई डेल क्रॉस बी ए डॉट डी ए का इंटीग्रल है इक्वलेंट किसके, म्यू नॉट जे डॉट डी ए। तो ये सारा फैक्टर राइट वाला लेफ्ट पे ले जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, डी ए कॉमन ले लेंगे, डी ए तो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे जीरो के बराबर आएगा। तो डेल क्रॉस बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट जे के। तो आप इस चीज को फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन के तौर पे समझते हैं। तो अब ये चार मैक्सवेल इक्वेशन बनी, तो इनको अब थोड़ा सा इनकी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पहली दो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन ये हैं कि ई डॉट डी ए बराबर है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपने इसे कैसे पढ़ा था, डेल डॉट ई के तौर पे पढ़ा था आपने इसे जब आपने फाइनल बनाया। तो बी डॉट डी इक्वल टू जीरो, आपने इसे डेल डॉट बी बराबर इक्वल टू जीरो पढ़ा है। तो मगर अब अगर इसको जरा इंटीग्रल के पॉइंट से देखें तो ये दोनों सरफेस इंटीग्रल लिए गए हैं ओवर अ क्लोज गॉसियन सरफेस। तो सिमेट्री देख रहे हैं कि आपकी पहली जो दो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसके अंदर जो इंटीग्रल लिया गया है वो क्लोज गॉसियन सरफेस पे लिया गया है, ठीक है। अब आपके पास अगली थ्री और फोर्थ जो अगर आप देखें तो ई डॉट डी एस बराबर आ गया था माइनस डी ओवर डी टी बी डॉट डी ए के, इसी तरह बी डॉट डी एस बराबर था म्यू नॉट आई के। तो आपके पास ये तीसरी और चौथी जो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है, यानी क्लोज लूप के ऊपर आपने लाइन इंटीग्रल लिया हुआ है। तो पहली दो में सरफेस इंटीग्रल है, अगली दो में आपका कौन सा इंटीग्रल चल रहा है, लाइन इंटीग्रल चल रहा है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्री ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। कि आप पहली दो मैक्सवेल इक्वेशंस देखोगे जिसमें फ्लक्स का जिक्र है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें सरफेस इंटीग्रल लेते हैं गॉसियन सरफेस पे। और आखिरी दो देखें अगर आप, तो आप उसमें कहेंगे कि वो लाइन इंटीग्रल लिया जाता है ओवर द क्लोज लूप पे। अगर हम एसिमेट्री देखें इसके अंदर तो आपकी फर्स्ट जो दो इक्वेशंस हैं उसमें जो राइट हैंड साइड इक्वेशन वन की देखो तो वो कहते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज है, आपका क्यू का जिक्र आ रहा है, जबकि इक्वेशन टू की जो राइट साइड है वो जीरो है, इसका मतलब कोई आइसोलेटेड मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपके पास एसिमेट्री है कि यहाँ पे ये चार्ज आपका आइसोलेटेड चार्ज को मेंशन कर रहा है, यहाँ पे आपके पास मोनोपोल की एग्जिस्टेंस को कह रहा है कि नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप थ्री और फोर की एसिमेट्री देखो तो आपके पास चेंज इन, अगर थ्री की बात करें तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से फोर्थ की जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो बताती है कि जनाब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आएगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मगर यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो टर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें हम एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ को डिस्कस करेंगे, जो हमें इस चौथी जो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है इसकी पूरी स्टेटमेंट अब हमारे पास आएगी, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट समझेंगे आप, ठीक होगी बात। तो ये सिमेट्री है कि थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जनाब आज के टॉपिक में आपने क्या देखा, हमने जस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स देखे, मैक्सवेल इक्वेशंस देखी, आपने मैक्सवेल इक्वेशंस के मैथमेटिकल टूल्स देखे, फिर हमने देखा कि उनमें सिमेट्री पॉइंट क्या है और एसिमेट्री क्या है। तो जनाब आज का टॉपिक बस इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।